दुनिया में अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहां पर एक ऐसी कंट्री जो आपको मुस्लिम मेजॉरिटी की कंट्री देखने को मिलती है, वो दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और सबसे बड़ी सेक्युलर कंट्री को यह ज्ञान दे रही है कि भारत जैसी डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखती। जी हां, ईरान की तरफ से लेटेस्ट ये बड़ी खबर आ रही है और ये एक बहुत भद्दा सा कमेंट इंडिया की तरफ पास किया गया है। और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर देखें तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने देश में रहने वाली सबसे बड़ी कम्युनिटी, जिसे हम लोग पारसी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, उनको तक अपने देश से बाहर निकाल दिया। और उस पारसी कम्युनिटी जिस पर दुनिया भर में अत्याचार हुआ था, उसे भारत ने अपने देश में पनाह दी। यानी कि यह तो इस बात का सबूत है कि भारत पूरी तरीके से सेक्युलर कंट्री है। और भारत जैसे देश को किसी दूसरे देश से यह सबूत या गवाह की जरूरत नहीं है कि हम में सेक्युलरिज्म कितनी हद तक रगों में बसा हुआ है। चलिए काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, आज 2024 तक, 21st सेंचुरी तक। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड हमें भारत में देखने को मिलता था तो उस वक्त तो सिर्फ हिंदुइज्म था, लेकिन प्री मॉडर्न मॉडर्न पीरियड में हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म देखने को मिलता है जो हिंदुइज्म से ही निकला है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो हिंदुइज्म ने एक्सेप्ट किया था और उस वक्त तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, यह सेक्युलरिज्म है। उसके बाद 712 एडी में इस्लामिक फॉरेनर अटैकर्स इंडिया आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर, और उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत देखने को मिलती है। इस्लाम के कल्चर को भी इंडिया ने बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन रूल रेगुलेशन के एक्सेप्ट किया, यह सेक्युलरिज्म है। उसके बाद मुगलों से प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया रिलीजन आता है जिसे हम सिखिज्म कहते हैं, उसे भी भारत ने और भारतीयों ने एक्सेप्ट किया, यह सेक्युलरिज्म है। और उसके बाद यूरोपियंस जो हैं ट्रेड करने के बहाने इंडिया आते हैं और भारत को गुलाम बना लेते हैं और उनके क्रिश्चियनिटी के कल्चर को भी भारत ने एक्सेप्ट किया, यह सेक्युलरिज्म है। और उसके बाद वो यहूदी कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी जिनके अगेंस्ट दुनिया के हर देश में अत्याचार हुए, वो एक देश जिन्होंने उन्हें बेसिकली 1948 से पहले भी एक सुरक्षित जगह दी, वो भारत है। और पार्टीशन के वक्त जब पंडित नेहरू के पास पारसी कम्युनिटी के लीडर्स आए और उन्होंने कहा कि ईरान में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, उस पारसी कम्युनिटी को भी भारत सरकार ने अपने देश में जगह दी, ये सेक्युलरिज्म है। और भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जहां पर इस दुनिया के सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो। तो जब भारत पिछले 5000 सालों से अपने सेक्युलरिज्म को अलग अलग तरीके से प्रूव करता आ रहा है, तो एक ऐसी कंट्री जो बेसिकली इस्लामिक कंट्री है, उसे क्या हक बनता है भारत के मुसलमानों से रिलेटेड किसी भी तरीके के कमेंट पास करने का। और यहां पर ईरान ने किस तरीके का कमेंट पास किया है, भारत ने क्या रिप्लाई दिया है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, और इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद ईरान के लीडर को भारत के मुसलमानों के खिलाफ ये कहने की क्या जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। तो यहां पर खबर यहां से शुरू होती है कि ईरान के जो बेसिकली आपके लीडर हैं जिनका नाम है अली खामेनी, उन्होंने बेसिकली इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स के खिलाफ एक कंट्रोवर्शियल कमेंट दिया है। और यहां पर यह कहा है कि जो इस दुनिया का असली मुसलमान होता है, जो सच्चा मुसलमान होता है, वो म्यांमार, गाजा और भारत में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि डायरेक्टली यहां पर ईरान के द्वारा भारत के खिलाफ यह कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। हमें तो यह समझ नहीं आ रहा कि यहां पर ईरान के लीडर जो हैं वो कौन से भारत के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस भारत को मैं जानता हूं वहां पर हम सेक्युलरिज्म को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। यहां तक कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि भारत में एक वक्त कुछ साल पहले ऐसा भी था जहां पर एक क्रिश्चियन महिला ने एक सिख पर्सन के लिए प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ दिया था, और उस सिख प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति ने दिलवाई थी, उस देश के लिए जहां पर 80% पॉपुलेशन आपको हिंदू देखने को मिलती है। तो शायद इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको सेक्युलरिज्म का मिल नहीं सकता जो भारत हर दशक में इस दुनिया के सामने रखता है। लेकिन फिर भी ईरान ने यहां पर कमेंट करने की कोशिश की है कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार किया जाता है
और इस दुनिया का जो मुस्लिम भारत, म्यांमार और इजराइल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को बर्दाश्त करता है, सुनता है, देखता है और कुछ नहीं कहता, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अब यहां पर एक और चीज यहां पर बहुत बड़ी बात है कि भारत भी यहां पर बिल्कुल चुप नहीं रहा, और भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बेसिकली ये कहा है ईरान के लिए कि ईरान को पहले अपने देश में रह रही माइनॉरिटी के बारे में पहले सोच लेना चाहिए और उसके बाद भारत में रह रही माइनॉरिटी जो है उसके बारे में बेसिकली यहां पर बात करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और यह सीधी सिचुएशन आपको ईरान की यहां पर देखने को मिलती ही मिलती है। अब अगर आप एग्जैक्टली यहां पर यह समझें कि इंडिया ने तो यहां पर कमेंट किया ही है, ईरान पे एक कमेंट बैक किया है, लेकिन यहां पर इजराइल के जो आपको इंडिया के एम्बेसडर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है रुवेन अजहर, उन्होंने यहां पर ईरान की सरकार और लीडर को किलर एंड ऑपरेसर कहा है। यानी कि यहां पर इजराइल कह रहे हैं कि आप भारत और इजराइल के जो मुसलमान हैं उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को मरवाया है और ऑपरेस किया है। अगर आप यहां पर बेसिकली कमेंट में सीधे तौर पर ये देखें तो यहां पर आपको खैमनीन का यहां पर ट्वीट देखने को मिलेगा, और खैमनीन यहां पर ये कहते हैं, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस indifferent with regard to our shared identity as an Islamic Ummah. We cannot consider ourselves to be Muslim if we are obviously to the suffering that a Muslim is ending in Myanmar, Gaza and India. तो ये वो बेसिकली कमेंट है जो यहां पर ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने कल शाम को यानी 16 सितंबर 2024 की शाम को किया, और इस पर यहां पर आपको एक ऑफिशियल जवाब जो है इंडिया की तरफ से, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को मिलता है, that we strongly deplore the comments made regarding minorities in India by the supreme leader of Iran. These are misinformed and unacceptable. Countries commenting on minorities are advised to look at their own record. अपने गिरेबान में झांकने की एडवाइस दी जा रही है, making any observation अबाउट एनी अदर कंट्रीज। तो यहां पर अब भारत की वो सिचुएशन आ चुकी है कि जब भारत को पता है कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से हम लोग मंगवाते हैं, या फिर 2021 में जो ट्रेड हुआ था इंडिया और ईरान के बीच में, वो ट्रेड 48% बढ़ चुका था 2022 में, और इतने ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होने के बावजूद अगर ईरान इस बात से नहीं डरता भारत पर कमेंट करने के लिए, तो भारत भी नहीं डरेगा ईरान से कमेंट करने पर, क्योंकि ये बेसिकली वो भारत नहीं है पिछले कुछ दशकों का जहां पर हम लोग नजरें झुकाकर बात करते थे, लेकिन आज हम लोग नजरें मिलाकर बात करते हैं, और ये उसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको देखने को मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान की तरफ से इस तरीके का जो कमेंट है वो दिखा क्यों है, क्योंकि इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा से ही शिया मुस्लिम्स को एक लिबरल कम्युनिटी मानती है और शिया मुस्लिम्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और ईरान यहां पर आपको शिया मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलती है। बट इवन देन ईरान ने इस तरीके का एक ऑप्रेस्ड कमेंट इंडिया के अगेंस्ट पास किया है, ये जानते हुए कि इंडिया और ईरान के रिलेशन ऑफिशियली तो 1950 में शुरू हुए थे, लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखें तो वो करीबन 3000 साल पुराने हैं, जहां पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। अब अगर यहां पर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ईरान रिलेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इंडिया और ईरान के बीच में ट्रेड होता था पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के टाइम पे। पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो जिस साल भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसी साल संविधान लागू होने के जस्ट 1.5 से 2 महीने के बाद 15 मार्च 1950 को इंडिया और ईरान के बीच में यहां पर तेहरान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जो एक तरीके की मित्रता की, दोस्ती की, फ्रेंडशिप की संधि या ट्रीटी थी, और इसमें यह प्रॉमिस किया गया था कि प्लूरलिस्टिक और कोऑपरेटिव जो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको इंडिया और ईरान के रिलेशन में फॉलो किया जाएगा। यहां तक कि आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी अगर आप देखें तो इंडिया और ईरान एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इंडिया और ईरान साथ में मिलकर ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठा के सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और जो आपका यूरेशियन मार्केट है वहां पर अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंडिया और ईरान का जो कोऑपरेशन है
वो हमें ज्यादा से ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? तो सीधी सी बात है कि ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो बहुत नॉर्मल बात हो गई, लेकिन जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो ईरान से सबसे ज्यादा करते हैं। और इंडिया ये कोशिश भी करता है कि ईरान में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अगर हम लोग क्रूड ऑयल के भंडार की बात करें, डिपॉजिट की बात करें, तो ईरान जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं करता। और ये इंडियन गवर्नमेंट है जिसने बेसिकली ये प्लान किया था आने वाले सालों के लिए कि ईरान में $20 बिलियन का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर के लिए। यहां तक कि चाहबार और जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी करेक्ट करने की बात की थी। एक वक्त पर तापी प्रोजेक्ट जो है उसकी भी बात की गई थी कि बेसिकली ताजिकिस्तान से लेकर इंडिया तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन आएगी। इतने सारे प्लान्स होने के बावजूद पता नहीं ये जो बेसिकली रिलीजियस मिसकम्युनिकेशन है उसके कमेंट कैसे आ रहे हैं, वो भी ईरान के सीधा सुप्रीम लीडर से। आपको यह भी इससे एक बात पता चलती है कि सिर्फ इलेक्शन जीतना गवर्नमेंट के लिए काफी नहीं होता, पढ़ा लिखा और समझदार होना भी बहुत ज्यादा काफी होता है। क्योंकि इस तरीके के बचकाने और बेवकूफी भरे कमेंट आपको इंडियन गवर्नमेंट से कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमैट्स पढ़े लिखे होते हैं और दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करके यहां पर डिप्लोमैट बनते हैं। तो उन्हें पता है कि बैलेंस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस डिप्लोमैटिक जो बेसिकली इंटेलिजेंस है उसकी काफी हद तक कमी हमें ईरान में देखने को मिलती है। ये कमेंट बेसिकली उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब अगर हम लोग बेसिकली कॉपरेशन की बात करें तो एनर्जी का तो बहुत बड़ा कॉपरेशन इंडिया और ईरान के बीच में हमें देखने को मिलता ही है, जहां पर बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया है वो ईरान से सबसे ज्यादा यहां पर क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट कराती है। इंडियन फर्म्स ने बेसिकली आने वाले टाइम में ये बात भी की थी कि $20 बिलियन से ज्यादा हम लोग यहां पर पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर जो प्लांट्स हैं उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और जो चाहबार स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें बेसिकली हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस कॉपरेशन के बावजूद इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप इंडिया और ईरान के ट्रेड की बात करें तो 2021 को अगर आप छोड़कर 2022 के सिनेरियो पे आते हैं तो 2022 में इंडिया और ईरान के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपको $2.5 बिलियन का देखने को मिलता है, जो 2021 के कंपैरिजन में करीबन 48% ज्यादा है। इसके बावजूद अगर हम लोग देखें कि ईरान की तरफ से फिर ये कमेंट आना, ये और सरप्राइजिंग है। ये एक्चुअली एक चेन में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आप आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि इंडिया और ईरान एक दूसरे के लिए इकोनॉमिकली कितने ज्यादा फायदेमंद है, आप और ज्यादा हैरान होते जाएंगे इस पर्टिकुलर कमेंट पर। अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स की हम लोग बात करें तो शुगर, मैनमेड स्टेपल फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब एक्सपोर्ट के अंडर आता है। और इंपोर्ट की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स, ग्लासवेयर, ये भी हमें देखने को मिलता है। और यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से जो अपना रिलेशन बिल्डअप किया है वो सिर्फ बिजनेस या इकोनॉमिकल या लोकेशन के हिसाब से या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से ना करते हुए कल्चर टू कल्चर जो बेसिकली कनेक्शन है उसको भी यहां पर डेवलप किया है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में इंडियन कल्चर सेंटर स्टैब्लिश किया था, जिसे 2018 में जिसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर यहां पर बना दिया गया था। और यहां तक की जो फारसी लैंग्वेज है जो ईरान की आपको देखने को मिलती है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया के स्कूल एजुकेशन में एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज भी यहां पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। तो कल्चर कोऑपरेशन भी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशन के बारे में, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इंडिया और ईरान दोनों ही खड़े होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यह सोच रही थी कि पाकिस्तान का जो पेशावर का रीजन है वो बेसिकली क्या है कि इंडिया हड़प लेगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बदले पाकिस्तान को पेशावर दिया जाएगा और पीओके वापस ले लिया जाएगा। ईरान को यह पता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर दोबारा होता है 1971 के बाद तो सीधी सी बात है इंडिया दोबारा जीतेगी। और ईरान इस ताक पे खड़ा था कि इंडिया तुरंत पाकिस्तान पे अटैक करे, और ईरान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे खड़ी थी। इंडिया अटैक करना भी वाला था, लेकिन रशियन एम्बेसडर ने इंदिरा गांधी से यह कहा कि अगर आपने पाकिस्तान पर अटैक किया और फिर ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इंडिया और ईरान दोनों मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, और इंडिया न चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट के वॉर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप ये देखिए कि यहां पर दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त कहलाता है। तो ईरान और इंडिया दोनों का दुश्मन पाकिस्तान है। यहां पर उतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद इस तरीके के कमेंट आए हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया दोनों बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करते हैं। और जो पाकिस्तान है, जो दुनिया का सबसे अच्छा पड़ोसी माना जाता है इस देश में,
तो यहां पर पाकिस्तान जो बेसिकली आपका स्पॉन्सर्ड है एक तरीके से टेररिज्म का, या फिर आप उसे सीधे सीधे टेररिस्ट स्टेट भी कह सकते हैं, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। दोनों के दुश्मन भी यहां पर कॉमन है। इसके अलावा यहां पर जो सुन्नी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो बेसिकली क्या है कि जो शिया मुस्लिम्स रहते हैं पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी पे हैं, उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। तो यहां पर ईरान और इंडिया फिर से एक साथ आ जाते हैं माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, और अलग अलग तरीके के आपको और कोऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है, वो भी आपकी यहां पर शामिल होती है। प्लस यहां पर एक बात की गई थी कि यहां पर चाइना जो है वो धीरे धीरे बेसिकली क्या है कि इन्वॉल्व होता जा रहा था ईरान के साथ रिलेशन में। तो इंडिया ने ये कहा था कि भाई जो आपका ग्वादर पोर्ट है और जो बेसिकली आपका चाबार पोर्ट है, उसको बेसिकली यहां पर कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो दूरी है वो 75 किलोमीटर की है। तो सीधी सी बात है कि जब हम ग्वादर पोर्ट की यहां पर बात कर रहे हैं तो चाइना तो यहां पर इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो यानी कि खट्टा मीठा संबंध जो है इंडिया और ईरान के बीच में आपको देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि ये जो कमेंट आया है ईरान की तरफ से, डिप्लोमेटिक टेंशंस जो हैं वो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान ने अगर कमेंट किया है तो फिर इंडिया ने भी कमेंट किया है, फिर इंडिया के कमेंट को सपोर्ट करते हुए इजराइल ने भी यहां पर कमेंट किया है, और सीधी सी बात है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ईरान की तरफ से फिर से कोई कमेंट आएगा और इंडिया फिर से चुप नहीं बैठेगा, और फिर से तो हम लोग कमेंट का जवाब कमेंट्स में देंगे ही, क्योंकि हम लोग आंखें झुका के अब बात नहीं कर सकते किसी और से भी। तो यहां पर डिप्लोमेटिक टेंशन जो है वो धीरे धीरे यहां पर बढ़ेंगी। पब्लिक परसेप्शंस भी तो काफी चेंज होता है, क्योंकि इस कमेंट से पहले इंडिया के जो आम लोग हैं, जिन्हें गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो बेसिकली ये मानकर ही चलते हैं कि जो इंडिया है और ईरान है इनके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस कमेंट के बाद जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी चेंज होगा, और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं हो सकता है कि उनकी तरफ से भी इंडिया, म्यांमार और इजराइल बेसिकली में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके फेवर में और इन देशों के अगेंस्ट में फिर से आपको बेसिकली कमेंट जो है वो दिखने शुरू हो जाए। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की यहां पर बात करते हैं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर नुकसानदायक होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन में नुकसान पहुंचेगा, तो सीधी सी बात है कि जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन है उसमें भी नुकसान पहुंच रहा है। जितनी अभी स्ट्रेटेजी के बारे में पिछले 5 मिनट में हम लोगों ने बात की है, चाहे वो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो या $2.5 बिलियन का ट्रेड हो, इन सब पर भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को 110% मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक कि इंडिया और ईरान तो अब तक इस बात पर भी पूरी तरीके से राजी थे कि काउंटर टेररिज्म में तो हम लोग साथ हैं ही, टेररिज्म के खिलाफ तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 देश मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एक देश से दूसरे देश पर इस तरीके का कमेंट आना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा, बहुत ही ज्यादा बचकाना और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलता है, जो बेसिकली इंडिया को मजबूर कर देता है कि अब हम लोग सॉफ्ट पावर की तरह खुद को और दूसरों को ट्रीट न करें, अब हमें यहां पर अग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा, भले ही वो डिप्लोमेटिक तरीके से क्यों ना हो। इसके अलावा ये तो बेसिकली इंपैक्ट की बात रही, लेकिन आज भी इंडिया और ईरान के बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, चैलेंजेस हैं। जैसे कि यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगाया था। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाए थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने बेसिकली बोला था कि भाई हम तो ईरान से ऑयल खरीदेंगे। वैसे तो यूएसए ने रशिया से भी ऑयल खरीदने को मना किया था, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह जाकर कहा था कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेसिकली सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हम अपने कंट्री के सिटीजन्स को जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे, और सस्ते से सस्ते दामों में हम वो डिसीजन लेंगे। और ईरान से बेसिकली हमें क्या है कि सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम तो खरीदेंगे। यहां पर आप ये देखिए कि इंडिया जो है ईरान के फेवर में आने के लिए यूएसए से भी बढ़ गया, जो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस पूरी दुनिया में। बट इवन देन ईरान इन सारे के सारे एहसानों को भूल गया, और फिर भी यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे आ जाती है कि ईरान कह रहा है कि भारत आपने हमें पैसा बहुत कमा के दिया, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से करके दी, आपका और मेरा ट्रेड बहुत अच्छे से रहा, आपने चाहबार पोर्ट भी मुझे डेवलप करके दिया, लेकिन आप अपने मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हो। ये कमेंट बेसिकली किसी भी तरीके से लॉजिकल साउंड नहीं करता। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियंस और मैं एक पैट्रियोटिक होने के नाते तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग सेक्युलरिज्म को 1950 के बाद नहीं लेकिन उससे पहले से भी लागू करते आ रहे हैं और फॉलो करते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इजराइल फैक्टर की बात करें तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडिया और इजराइल है वो एक दूसरे के बहुत बड़े क्लोज रिलेशन में पनपते हैं, लेकिन ईरान जो है वो बेसिकली इजराइल के पूरी तरीके से अगेंस्ट खड़ा होता है, क्योंकि ईरान को तो यह लगता है कि इजराइल में
जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट यहां पर काम किया जा रहा है। ईरान तो बेसिकली क्या है कि पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है, ईरान तो हमास को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया हमास को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हमारे लिए तो टेररिज्म होता है और हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप ही है। दिस इज इट। अब इसके अलावा अगर हम जो चाइना फैक्टर की बात करें, ईरान को ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया और चाइना के जो बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जब चाइना जो है ईरान की सॉवरेनिटी में, इंटेग्रिटी में, ट्रेड पॉलिसी मैटर्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान बेसिकली चाइना को यहां पर अलाउ भी कर रहा है। और ईरान को यह बात समझनी चाहिए कि चाइना अगर ईरान के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाएगा तो इससे इंडिया और ईरान के बीच में जो बेसिकली संबंध है वो और खराब होंगे ही होंगे। अब इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं तो ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हुतीस रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट करता है, और भारत की नजरों में ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो रिवॉल्यूशनरिस्ट नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, क्योंकि ये अपनी बात मनवाने के लिए इनोसेंट लोगों को मारते हैं। तो ये बेसिकली टेररिस्ट हैं, और रिवॉल्यूशनरिस्ट और टेररिस्ट के बीच में क्या फर्क होता है ये ईरान को बेसिकली समझने की यहां पर जरूरत है ही। इसके अलावा अफगानिस्तान इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। जब से यूएस मिलिट्री बेसिकली अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुकी है, इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो भी थोड़े बहुत आपको खट्टे मीठे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अगर हमें यहां पर इंडिया और ईरान के रिलेशन को डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें, क्योंकि हम लोग तो यहां पर वे फॉरवर्ड समझेंगे ही, क्योंकि वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए भी इजी है और हम हैं इंडियंस, तो आईक्यू लेवल हमारा ईरान के लोगों से तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है ही, तो हमें यहां पर वे फॉरवर्ड समझना ही पड़ेगा कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी को यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा। जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी कि जो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, इसको यहां पर शुरू करने की जो कोशिशें हैं वो की जानी चाहिए, क्योंकि इससे इन चारों के चारों जो कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा यहां पर फायदा देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हम लोग 2022 में 48% के आसपास ट्रेड बढ़ा चुके हैं। अगर ईरान की तरफ से भी थोड़ा सा ट्रेड बढ़े तो इंडिया को भी यहां पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। एटलीस्ट हम लोग यहां पर चाहेंगे कि एग्रीकल्चर गुड्स में तो थोड़ा सा ट्रेड बढ़ना ही चाहिए, बायलैटरल जो कमर्शियल टाइज हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए अलग अलग ट्रीटी से और संधियों से। वहीं अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है बेसिकली ईरान में जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, और चाहबार पोर्ट का जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना रोल रहा है इंडिया का ये पूरी दुनिया को पता है। नेक्स्ट, इंडिया और ईरान एक चीज में एक ही साथ खड़े होते हैं, वो है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जिसके लिए अभी हम लोगों ने 5 मिनट पहले बात ही की थी। जितना ज्यादा हो सके पाकिस्तान को यहां पर हमें सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप सप्रेस करते हैं तो दुनिया की जो 90% टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बात ईरान को भी अच्छे से पता है और इंडिया को भी बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। वहीं अगर हम लोग कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि जो रशियन फेडरेशन है, सेंट्रल एशिया है, या फिर जो आपकी कॉकेसस कंट्रीज हैं, अगर यहां से ज्यादा ट्रेड होता है, अगेन इट विल बी अ वेरी गुड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। और रीजनल कोऑपरेशन तो हमें यहां पर बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रिक्स के थ्रू हो, शंघाई और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, जिसे आप लोग एससीओ के नाम से जानते हो, दैट विल बी बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब ये रहे आपके इंडिया और ईरान के सारे रिलेशंस का सारा डिटेल्ड वर्जन, जिसमें हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा, हमने अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव्स भी देखे, जो कंट्रोवर्सी हुई उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी देखे, और यहां पर हमें रिलेशन फिर से बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हमने देखा। अब इतना सब कुछ जब आप लोग इंडिया और ईरान के बारे में जान ही चुके हैं तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। यहां पर आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि जितनी चीजें आज आपको वीडियो में बताई गई हैं उसे आप ध्यान से सुने और इसका 250 वर्ड्स में आंसर लिखें, और चहल एकेडमी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर मेल करें। चहल एकेडमी आपको रिप्लाई करेगी, आपकी गलतियां बताएगी, आपकी आंसर राइटिंग को ठीक करेगी, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा मददगार हो सकती है। क्वेश्चन बस आप एक यहां पर देख लीजिए, दैट डिस्कस द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंडिया ईरान रिलेशंस, analyze how recent geopolitical developments, including international sanctions and regional conflicts, have influenced their bilateral ties. In your opinion, how can India and Iran navigate their differences to foster a more stable and mutual बेनिफिशियल रिलेशनशिप? यानी इंडिया और ईरान का जो रिलेशनशिप है हमेशा से अच्छा रहा है, किस तरीके से कोऑपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ताकि इंडिया ईरान का जो रिलेशन है और बेहतर हो सके। इसके लिए क्या चीजें की जानी चाहिए, इसमें जो वे फॉरवर्ड में चीजें लिखी थी बाय द वे आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ हिंट फॉर यू। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं. सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी. दिस इज अनुभव दीपानी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.